अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ बैकग्राउंड के शोर के लिए, क्योंकि मैं आज फिर दिन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं सुबह में जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकूँ, लेकिन मैं एक एपिसोड भी मुकम्मल नहीं कर पाई। दूसरे चैनल पर जो नावल अपलोड हो रहा है उसकी एपिसोड भी मैंने तकरीबन 40 मिनट्स की रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद मुझ पर इतना शदीद नींद का हमला हुआ, इतनी गहरी नींद मुझे आई, मतलब मुझसे आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं दिन में ही रिकॉर्डिंग कर लूँगी। तो उस चैनल की नावल की जो एपिसोड थी उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने अभी मुकम्मल की है, कम से कम भी 20 मिनट की। और अब इस नावल की तो पूरी ही एपिसोड दिन में रिकॉर्ड हो रही है। तो शोर शराबा पीछे आएगा बैकग्राउंड में, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। खैर बर्दाश्त कीजिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुसन्निफ़ा हैं मरियम अब्बासी। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। स्नीकर्स पर ब्लू जीन्स, सादा ब्लू कुर्ता और वाइट और ब्लू कलर का प्रिंटेड स्कार्फ पहने, आंखों पर धूप का चश्मा लगाए, कंधे पर स्टाइलिश सा बैग लटकाए और हाथ में किताब थामे वो तेज़ी से नीचे आई थी। पोर्च खाली था मगर गेट अध खुला था। उसने बाहर झांका तो गाड़ी बाहर ही थी। फहद उसके बोंट पर सवार हस्बे आदत गाना गा रहा था, हु विल लव यू द स्पेशल वे दैट आई विल ऑलवेज डू। जबकि शीज़ा गाड़ी के अंदर बैठी फ़ोन में मगन थी। वो लोग एबटाबाद जा रहे थे। सब बड़े नासिर अंकल की गाड़ी में चले गए थे और छोटों को दुआ की गाड़ी में जाना था, जिसे ड्राइव करने की जिम्मेदारी अहद को सौंपी गई थी। मगर उसका हस्बे तवक्का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। सिंगार मुकम्मल नहीं हुआ तुम्हारे भाई का अभी। नानी और अंकल आंटी को निकले आधा घंटा हो चुका है। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए वो फहद से मुखातिब हुई थी। अरे अरे, आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? आप और भाई बड़े हैं ना, आप लोग आगे बैठें। मैं और शीज़ा छोटे हैं, हम लोग पीछे बैठेंगे। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। अब इतने भी नन्हे काके नहीं हो तुम कि फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकते। दुआ उसे नज़रअंदाज करके पीछे ही बैठ गई थी। और आहद से बोलो कि अगर वो 5 मिनट में आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके ले जाऊंगी। फिर सारा दिन सुकून से घर बैठकर हार सिंगार करता रहे। जी कहता हूँ। वो तेज़ी से अंदर भागा था। 3 मिनट के बाद वो दोनों बाहर थे। हाय एवरीबॉडी। ड्राइविंग सीट संभालते हुए आहद खुशगवार मूड में था। मेरी गाड़ी ध्यान से चलाना, सिर्फ अपनी गाड़ी की फ़िक्र में मैं तुम लोगों के साथ बैठी हूँ, वरना मैं अंकल आंटी और नानी के साथ जाती। दुआ ने बैठते साथ ही हिदायतनामा जारी किया। बेफिक्र रहो, तुमसे बहुत अच्छी ड्राइविंग है मेरी। तुम्हारी गाड़ी भी याद करेगी कि किस खुश मिजाज, खुश शक्ल और खुश किस्मत इंसान के हाथ लगी है। एक तो तुम और तुम्हारी खुश फहमियाँ। सर झटक कर उसने अपनी किताब खोल ली, मगर कुछ देर के बाद ही गाड़ी में फुल वॉल्यूम में गाना चलने लगा। तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। उसने एक नज़र उठाकर दोनों भाइयों को देखा। उन्होंने कभी भी उसके कहने पर गाना बंद नहीं करना था, सो इस सिलसिले में उनसे बहस करना फजूल था। उसने अपनी तवज्जो के धागे फिर से किताब में लिखे लफ्ज़ों के साथ बांधने चाहे, मगर इस कोशिश में उसे कोई कामयाबी ना हुई। सो उसने किताब बंद करके बैग में डाल ली और शीज़ा की जानिब मतवज्जा हुई, मगर वो पूरे ध्यान से हाथ में पकड़े मोबाइल में गेम खेलने में मगन थी। सीट की बैग पर उसने सर टिकाकर आंखें मूंद ली। इतने ऊंची म्यूज़िक में कहीं सोच को मरकूज़ करना भी नामुमकिन था। सो उसने अपनी तवज्जो को गाने के बोलों के साथ ही बहने दिया। भाई ये कैसा गाना है, अनरियलिस्टिक सा। थोड़ी देर में वो आंखें खोलकर सीधी होकर बैठ गई। भाई तैयार हो जाएं अपने पसंदीदा गाने की तशरीह सुनने के लिए। फहद ने सर धुनते हुए ड्राइविंग करते आहद को खबरदार किया। ये जो शायर अपने आप को पानी कह रहा है, ये बात तो समझ में आती है। इंसानी जिस्म में 70% पानी ही होता है। सो इंसान पानी ही है और जदीद तहकीक साबित करती है कि पानी में कॉन्शियसनेस भी पाई जाती है। सो खुद को पानी कहने में कोई हर्ज नहीं है, मगर किसी पूरे मुकम्मल इंसान को शरबत का रंग यानी लाल पीला। दुआ, तुमने अगर एक लफ्ज़ भी मज़ीद मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी चहीती गाड़ी सामने वाले ट्रक से दे मारूंगा। अपने पसंदीदा गाने की इस दुर्गत पर आहद का अंदाज़ ख़तरनाक हो गया था। गाना भी उसने फ़ौरन बंद कर दिया था। इसमें इतना माइंड करने वाली क्या बात है? मैंने तो सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये इतने हसीन ख्यालात तुम्हें आते किधर से हैं? उसका मूड ऑफ हुआ था। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, ऐसी दुआ बनाई ऐसा अहद बनाया। फहद अपने सुर छेड़ चुका था। तुम तो चुप करो, अहद ने उसे आंखें दिखाईं।
قدر ہی کوئی نہیں ہے ٹیلنٹ کی۔ فہد کو دلی صدمہ ہوا تھا۔ فہد، میری دوست کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تم ایک اچھی سی پوئم لکھ دو گے مجھے؟ شیزا نے موبائل سے سر اٹھا کر بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ جی نہیں، میرے جیسے بڑے بڑے آرٹسٹ ایسے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے۔ تم کون سے بڑے آرٹسٹ ہو؟ میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں کہ میں بڑا آرٹسٹ ہوں، اور مینیفیسٹیشن کتنی پاورفل ہوتی ہے یہ تم دعا آپ ہی سے پوچھو۔ یوں ہی چھیڑ چھاڑ میں سارا سفر گزرا تھا۔ ایبٹ آباد میں دعا کے دادا کا آبائی گھر تھا۔ آج کل کرنل عادل وہیں رہائش پذیر تھے۔ وہ لوگ جب پہنچے تو بڑوں کی محفل پہلے سے جمی تھی۔ احد، فہد اور شیزا نے بھی انہیں جوائن کر لیا، جبکہ دعا نے جاتے ساتھ ہی میزبان کا روپ دھار لیا تھا، اور اب وہ ملازموں کے سر پر کھڑی بقول احد اپنی حاکمانہ طبیعت کی تسکین کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کہیں گھومنے جانے کا پلان تھا، مگر بڑوں کے درمیان کوئی خاندانی قصے چھڑ گئے۔ شیزا اور دعا مووی لگا کر بیٹھ گئیں۔ احد کسی دوست سے ملنے نکل گیا۔ ایسے میں فہد سخت بور ہو رہا تھا۔ تیسری بار اس نے کوئی کچن میں جھانکا تھا، مگر صاف ستھرے لشکارے مارتے کچن میں کچھ بھی قابل توجہ نہ تھا۔ فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر وہ باہر لان میں نکل آیا تھا۔ چلتے چلتے وہ سرونٹ کوارٹر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس نے تان لگائی۔ نیڑے آ کوئی خاص سر نہیں نکلا تھا۔ اس نے ذرا بلند آواز میں زور آزمائی کی۔ ظالمہ وے۔ آنکھیں بند کیے وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ یہ لیں جی۔ مالی کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ایک پرانی سی ٹیڑھی میڑھی اسٹیل کی پلیٹ میں گندم کے دانے لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیں، اس کو میں کیا کروں؟ کچی گندم نہیں کھاتا میں۔ آپ کے لیے نہیں دے رہا جی، آپ میرے مرغے کو بلا رہے ہیں، اس کے لیے دے رہا ہوں۔ آج صبح سے اسے میں نے دانہ نہیں ڈالا۔ وہ دیکھیں جی، آ گیا میرا شیر۔ سامنے سے واقعی ایک لمبی گردن والا سیاہ مرغا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے کب بلایا ہے اسے؟ فہد کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تو آپ آ آ آ کر رہے تھے۔ وہ گانا گا رہا تھا، میں مرغا نہیں بلا رہا تھا۔ یہ کیسا گانا ہے جی؟ ہم تو ایسے مرغا ہی بلاتے ہیں۔ مرغے کو دانہ ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ کوئی قدر ہی نہیں ہے دنیا میں آرٹ کی، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ زمانے کو کوستا وہ اندر چلا آیا تھا۔ پھر اس نے وہ شور مچایا کہ بڑوں کو اپنی بحث ملتوی کرنی پڑی۔ محض آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ ٹھنڈیانی کا رخ کر رہے تھے۔ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد وہ لوگ رات کو 11:30 بجے واپس گھر پہنچے تھے۔ جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، وہ حسب معمول گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ سامنے لان میں چائے کی پیالی سامنے رکھے بیٹھی مما اسے کسی گہری سوچ میں گم نظر آئی۔ وہ اندر جانے کے بجائے سیدھا ان کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ وہ جیسے چونک سی گئی تھی۔ جی ہاں آ گیا، مگر آپ کدھر پہنچی ہوئی ہیں؟ ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے کہاں پہنچنا ہے؟ ان کی آواز میں ناراضگی سی چھلکی تھی۔ بہت تنگ کیا ہوا ہے تم نے مجھے احد۔ میں نے؟ مما میں صبح سے گیا، ابھی لوٹ رہا ہوں۔ تم ابھی لوٹ رہے ہو؟ تمہارے کارنامے ادھر ہی بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کون سے کارنامے کا ذکر ہو رہا ہے؟ آج آسماء آپا کی کال آئی تھی۔ دبے دبے انداز میں وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم تمہارا رشتہ دعا سے کیوں نہیں کرتے۔ اب مجھے پتا تو ہے کہ پھپھو چاہ رہی ہیں کہ ان کے اشر سے دعا کا رشتہ ہو جائے، لیکن ان کے سوال بھی تو فطری ہیں کہ گھر میں رشتہ ہوتے ہوئے ہم باہر کیوں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری دنیا کیوں میری شادی دعا سے کروانے پر تل گئی ہے۔ بھائی فرسٹ کزنز بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی ساتھ ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی ان کی شادی خاندان سے باہر ہو جاتی ہے۔ دعا تو میری فرسٹ کزن بھی نہیں ہے، اور اسے ادھر شفٹ ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں صرف۔ بھائی آتے ہیں اس طرح کے سوال لڑکے والوں کے ذہن میں۔ مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ میں خود بھی تو تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں نا، اور تم تو اس دن جب وہ آئے تھے اوپر ہی تھے نا۔ ہاں لیکن آئس کریم دینے گیا تھا، اور وہ بھی دادی کے کہنے پر۔ جو بھی ہے، سوال تو اٹھیں گے نا۔ اب اگر تمہاری ہی کہیں بات پکی ہو جائے تو بھی جواز بن سکتا ہے۔ تو کرا دیں پکی، میں نے کب منع کیا ہے؟ منع تو نہیں کیا، مگر کوئی مناسب سی لڑکی بھی تو ملے۔ مناسبت کا معیار جو آپ نے مقرر کر رکھا ہے اس پر دنیا کی کوئی دوسری لڑکی پوری نہیں اتر سکتی، کیونکہ مس دعا عادل اپنے ماڈل کا اکلوتا پیس ہے۔ وہ چڑا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں اس سے کیا خار ہے، اتنی اچھی تو ہے وہ۔ میرا ہاضمہ اتنی اچھائی ہضم کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ آپ پلیز اپنا معیار بدلیں، ورنہ میرے بال ایسے ہی سفید ہو جانے ہیں۔ اب فضول تو نہیں بولو، ڈھونڈ تو رہی ہوں تمہارے لیے لڑکی۔ ویسے اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر رازداری کے انداز میں بات کی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو میری کولیگ ہے لیلا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ ان کا انداز شرارتی ہو گیا تھا۔ نہیں قسم لے لیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔
میں تو بس آپ کی آسانی کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر وضاحت دی۔ میری آسانی کا خیال ہے مگر خواہش کا نہیں۔ وہ شکوہ کناہ ہوئی تھی۔ مگر خواہش کو پوری کرنا میری بساط میں بھی تو نہیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ اسی سنڈے کو لیلا کے گھر جائیں گے، مگر تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ اگر وہاں بات نہ بنی تو تم دعا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں کرو گے؟ یعنی آپ جائیں گی ہی اس نیت سے کہ وہاں بات نہ بنے؟ اس نے سخت مشکوک انداز میں دیکھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ ناممکن تو نہیں ہے نا؟ ہو سکتا ہے اس کے والدین کو اعتراض ہو۔ ماما، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور سارا کچھ تنہا سنبھالتی ہے۔ اس شادی پر اس کی والدہ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بھی چاہیں گی کہ ان کی بیٹی کا گھر بسے اور اس کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ چلو پھر تو یہ نیکی کا ہی کام ہے۔ اچھا ہے کہ تم ایک یتیم اور بیوہ کا سہارا بنو۔ شادی کے بعد بے شک تم اس کی ماں کو بھی ساتھ ہی رکھ لینا۔ ان کا دل فوراً پگھل جاتا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سویٹ مدر۔ احد نے اٹھ کر انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تھا۔ مگر پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر بات نہیں بنی تو۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں وعدہ، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اتنی انسلٹ، او مائی گاڈ۔ ماما 2 گھنٹے سے سر پکڑے بیٹھی تھیں، جبکہ پاپا آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ دھکے مار کر نکالا ہے اس کی ماں نے ہمیں اپنے گھر سے۔ سمجھ کیا رکھا تھا انہوں نے ہمیں؟ پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی اس کی ماں؟ کیا کہہ رہی تھی؟ یہی تو وہ جاننا چاہ رہا تھا مگر پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ہماری نظر ان کی بیٹی کی بھاری بھرکم تنخواہ پر ہے۔ بھائی کتنی کوئی لاکھوں میں تنخواہ ہے اس کی؟ وہ شدید ہرٹ تھیں۔ احد کو حقیقی معنوں میں ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری مما۔ ویسے تو بڑی دوستی تھی اس کی تمہارے ساتھ، اس نے یہ کیوں نہیں بتایا تمہیں کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ انگیجڈ ہے؟ مجھے خود نہیں پتا اس نے یہ بات کیوں چھپائی، مگر اس کی ماں کچھ تو تہذیب تمیز کا مظاہرہ کرتی۔ ایسا سلوک کون کرتا ہے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ؟ خیر ہمارے ساتھ تو جو کیا سو کیا، مگر اپنی بیٹی کو بھی وہ سنائیں کہ توبہ۔ آئی ایم ریئلی سوری مما، مجھے اگر ذرا بھی آئیڈیا ہوتا نا تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کو وہاں جانے کا نہ کہتا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی چلبلا سا احد نہیں لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جو انہوں نے کیا ان کا اخلاق، ان کا ظرف، ان کے کچھ کہنے سے ہم چھوٹے تھوڑی پڑ جاتے ہیں۔ ان کا دل پگھل گیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ بیٹے کا سر چوما تھا۔ لیکن تم ایک بات مجھے سچ بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ کیا تم واقعی لیلا کو پسند کرتے تھے؟ نہیں مما، ایسا کچھ سیریس نہیں ہے، بس مجھے لگا وہ ایک اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، اور پھر میری اس سے اچھی دوستی بھی ہے اور بس۔ چلو شکر ہے، انہوں نے دل سے شکر ادا کیا۔ اگلے 3 دن لیلا آفس بھی نہیں آئی اور اس کا فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ چوتھے روز اس نے سوری کا میسج کیا تھا۔ وہ آفس میں تھا تب اور نہایت بیزی بھی تھا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ چونکہ وہ اس کی دوست تھی تو سارے ٹیم ممبرز سمجھتے تھے کہ اس کا کام وہی بہتر کر اور سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو پہلے کا غصہ اور ناراضگی اور پھر ورک لوڈ، وہ شدید چڑچڑا ہو رہا تھا۔ یہ لڑکیاں پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کر اتنی سیریس جاب کے لیے آ جاتی ہیں جب کرنا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تبھی اسے ایک دم دعا کی تقریر یاد آئی جو اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالی تھی، مگر کچھ نہ کچھ دماغ میں اٹک گیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہوا، مگر دھیان بار بار اس میسج کی طرف جا رہا تھا جس کا اسے نوٹیفیکیشن تو ملا تھا مگر اس نے کھول کر دیکھا نہیں تھا۔ وقت کی شدید قلت کے باعث وہ اسے دیکھ سکتا بھی نہیں تھا۔ منتھلی سٹیٹس رپورٹ باس کے حوالے کرنے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ایک بار پھر لیلا کے میسج کا خیال آ گیا۔ اس نے فون کھول کر دیکھا۔ سوری، ریئلی سوری احد، میں بہت شرمندہ ہوں۔ 1 2 3 اس نے کئی بار یہ مختصر سا میسج پڑھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اسے کال ملا لی۔ پہلے ہی بیل پر لیلا نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو، اس کی باریک سی آواز سنائی دی۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ آئی ایم سوری احد، وہ بھی کافی دیر بعد بولی تھی۔ تم اگر انگیجڈ تھی تو مجھے بتا دیتی، تمہیں بتایا تو تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پرپوزل لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا تو تمہیں کیا لگا کہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم دوست تھے تو آئی ایم سوری احد، اب اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ اٹس اوکے، مگر کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ باقاعدہ کوئی منگنی نہیں ہوئی، بس بڑوں میں ایک بات ہے۔ آئی وش کہ تم نے کبھی ذکر کیا ہوتا، ہم دوست تو تھے ہی نا۔ کیا ہم اب دوست نہیں رہ سکتے؟ اس کی آواز میں ایک آس سی تھی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کولیگ تو ہیں ہی ہم، اور دوست ایسا کرتے ہیں یہ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں وقت ہمیں دوست بناتا ہے یا پھر صرف کولیگ ہی رہنے دیتا ہے۔ خیر تم یہ بتاؤ کل آ رہی ہو نا؟ بہت کام ہے آفس میں، پہلے ڈیلیوریبل کی ڈیڈ لائن سر پر ہے۔ ہاں میں آؤں گی۔ چلو پھر کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے جیسے ہی کال بند کی اس کا کولیگ عبداللہ اس کی کیبن میں داخل ہوا۔ یار یہ
मिस दुआ तुम्हारी कज़न है ना? कुर्सी खींचकर बैठते ही उसने सवाल दागा था। हाँ, बड़ा इशू क्रिएट किया हुआ है तुम्हारी कज़न ने। अच्छा। बगैर कोई तवज्जो दिए वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हो गया। तुम्हें कोई हैरत जसूस कुछ नहीं हुआ? अब्दुल्ला को इतने ठंडे रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं थी। नहीं, क्यों? उसकी नानी कहती हैं कि वो पैदा ही मसले खड़े करने के लिए हुई है, लेकिन अब जो मसला खड़ा हुआ है उसकी जद में हम तुम भी आ सकते हैं। मैं ट्रेंड हूँ ऐसे मसले हैंडल करने में, तुम अपनी फ़िक्र करो। अच्छा, तो ये जो तुम्हारी पहली डिलीवरेबल की प्रेजेंटेशन है अगले हफ्ते, उसमें तुम कौन से पार्लर से मेकअप करा रहे हो? अब्दुल्ला का लहजा तमस्खराना हो गया था। मतलब? वो चौंका। नज़रें खुद ही लैपटॉप की स्क्रीन से हटकर अब्दुल्ला के चेहरे पर मरकूज़ हुई थीं। मतलब ये कि मिस दुआ आदिल का मुतालबा है कि अगर फॉर्मल मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस में लड़कियों से फॉर्मल मेकअप करके ख़ुद को प्रेजेंटेबल बनाने का मुतालबा किया जाता है, तो यही मुतालबा लड़कों से भी किया जाना चाहिए। वर्क प्लेस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और वो ये कहती हैं कि वो ये साबित कर सकती हैं कि ख़ुद को प्रेजेंटेबल बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लड़कों को होती है। लड़कियां आमतौर पर पहले ही अच्छी हालत में होती हैं। ऐसे बेतुके मुतालबे वही पेश कर सकती है, लेकिन ऐसे ख्याल उस लड़की के जहन में आते किधर से हैं? वो आज़म साहब की सेक्रेटरी नहीं है उस्मा। उन्होंने उसे किसी मीटिंग में तैयार होकर आने का मशवरा दे दिया। तुम जानते तो हो उसे, गाउन लेती है वो और काफ़ी सादा सी रहती है। उस्मा ने ये बात दुआ को बता दी, और दुआ को तो मौका चाहिए होता है अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने का। खैर, उसकी लीडरशिप और स्किल्स से कोई इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन इस सिलसिले में उसके बॉस अरशद साहब पूरी तरह उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता तो है वो पहले से मजहबी आदमी हैं और हैं भी काफ़ी सीनियर। मजहबी ना भी होते तो उसे लोगों को अपनी मुट्ठी में करने का गुर आता है। हाँ, वाकई दुनिया की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब्दुल्ला पहले ही उससे मुतासिर था। स्किल्स कोई नहीं है, ये सब सिर्फ चालाकियाँ हैं, वरना स्किल्स तो सिर्फ टेक्निकल होती हैं जो कि इंजीनियर्स के पास होती हैं, जैसी कि मेरे पास हैं। वरना खाली खोली इन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की स्किल्स से क्या ये कंपनी चल सकती है? बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मसला इस वक्त कंपनी के चलने का नहीं, हमारे चलने का है। यार सोचो, अगर दुआ लोगों का मुतालबा मंजूर हो गया तो हम किधर से मेकअप कराते फिरेंगे? अब्दुल्ला वाकई फ़िक्रमंद था। झूठी तेरी थी कस्में, झूठे तेरे थे वादे, झूठी तेरी वफादारियाँ, जा देखी तेरी यारियाँ। ये फ़ाहद का नया फेवरेट गाना था जो आहद को देखते ही उसकी ज़ुबान पर जारी हो जाता था। आहद सब जानते बूझते भी उसे नज़रअंदाज कर रहा था। इस वक्त भी वो बैठा हुआ दुआ से मैथ्स पढ़ रहा था, मगर जैसे ही आहद अंदर दाखिल हुआ, ये गाना उसकी ज़ुबान से किसी विर्द की तरह जारी हुआ। आँख मेरी जो नम है, तूने तोड़ा भरम है, ख्वाब होने थे पूरे, ये तो मेरा वहम है। ये तुम्हें क्या दौरा पड़ता है गानों का? अपने काम की तरफ तवज्जो दो। दुआ ने उसे आंखें दिखाईं। ये गाने नहीं हैं, किसी के जज्बात हैं। पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। तुम जज्बात को छोड़ो, सवालात पर तवज्जो दो। दुआ ने फिर से उसे डांटा था। आपकी तरह पत्थर का कलेजा नहीं है मेरा, मैं एक फ़नकार हूँ, सीने में हसास दिल रखता हूँ। किसी की उजड़ी उजड़ी सूरत देख कर मेरा कलेजा मुँह को आता है। फ़हद, मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, ये बकवास बंद कर दो। सोफे पर गिरते हुए आहद ने उसे वार्न किया। वो लोग इस वक्त नीचे वाले पोर्शन के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। ये बकवास नहीं है, एहसास है जो कि एक दर्दमंद दिल में जन्म लेता है। और आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा। काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रहा हूँ मैं तुम्हें। अब जब मैंने पकड़ा ना, सारी अगली पिछली कसर निकालूंगा। हाँ, आपका बस तो सिर्फ मुझ पर ही चलता है ना। डिच कोई और कराए और गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। ठहर जा ज़रा। आहद उस पर हमलावर हुआ था, मगर हमेशा की तरह वो भाग निकला था। आहद उसके पीछे भागा था। फिर शुरू हो गया टॉम एंड जेरी। दुआ ने बेबसी से उन्हें सोफ़ों के गिर्द एक दूसरे के पीछे भागते देखा। फ़हद, बंद करो ये ड्रामा। मैंने तुम्हें कहा था कि 5:30 बजे ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। मगर फ़हद उसकी कहाँ सुन रहा था। वो अपनी ताने उड़ा रहा था। लैला ओ लैला करे दिल वावेला, कैसा खेल तूने खेला। कर लो तुम लोग ड्रामेबाजी, में जा रही हूँ। वो उठ खड़ी हुई। उसने अभी 2 कदम भी नहीं उठाए थे, फ़हद ने आकर उसे पीछे कंधों से पकड़ लिया। अब उसके आगे दुआ थी और पीछे दीवार थी। आहद दांत कचकचाता दुआ के सामने आ खड़ा हुआ था। हटो सामने से, वो दुआ से मुखातिब था। नहीं, ये इंसानियत के आला असूलों के ख़िलाफ़ है। मैं दुआ आप ही की पनाह में हूँ, वो मुझे क्यों मेरे जानी दुश्मन के हवाले करेंगी? दुआ, हटो आगे से। फ़हद को खूंखार नज़रों से देखते हुए वो फिर से गोया हुआ था।
तुम क्यों बच्चे से मुकाबले पर उतर आते हो और कोई काम नहीं है तुम्हें? दुआ ने उसे लताड़ा। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। फहद की ज़ुबान ऐसे नाजुक वक्त में भी फिसलने से बाज नहीं रह सकी थी। ये मीर, गालिब, फैज़ सब याद है तुम्हें और एक ज़रा सा फार्मूला याद करते हुए मौत आती है तुम्हें। दुआ ने अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ किया। हाँ तो आर्टिस्ट बंदा होना मैं, मेरा राइट ब्रेन डोमिनेंट है। फहद के पास किसी बात का जवाब ना हो ऐसा ज़रा कम कम ही होता था। आज मैं तुम्हारा सारा आर्ट निकालता हूँ, तुम ज़रा लगो मेरे हाथ। अहद ने मुंह पर हाथ फेर कर उसे धमकाया। मैं तो हाथ लगता ही रहूँगा, आप दिल लगाने के बारे में गौर करें। बड़ी इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, अहद ने उसे साइड से खींचकर दुआ के पीछे से निकाल लिया था और फिर उसकी वो फेंटी लगाई कि दुआ को उसे छुड़ाना पड़ा। क्या कर रहे हो अहद, पागल हो गए हो? बच्चा है वो। दुआ ने उसे बमुश्किल छुड़ाया। हाँ बच्चा। अहद तो एक तेज़ घुरी से नवाज कर चला गया, मगर दुआ को वाकई उस पर तरस आने लगा था। अहद के शिकंजे से निकलने के बाद वह टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। बाल अलहदा बिखरे हुए थे, कॉलर के करीब से शर्ट भी फट चुकी थी। बहुत ही बदतमीज़ है कोई ये अहद, आज आने दो अंकल को, इसकी शिकायत करती हूँ मैं। उसे सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास ला कर दिया था। आज फिर तेरी गलीस है मीर, लहू में चूर भूर आया है। रंगत ज़रा बहाल होते ही उसके अंदर का शायर फिर से जाग उठा था। क्या चीज़ हो तुम? दुआ की वाकई समझ में नहीं आया था। की जाना मैं कौन वे बुलिया, की जाना मैं कौन, जवाबन उसने तान लगाई थी। तुम मैथ्स को वाकई ही रहने दो। एक अफसोस भरी नज़र उस पर डालकर दुआ उसकी किताबें समेटने लगी थी। नासिर और अजरा आए थे आज सुबह तुम्हारे निकलने के बाद। वो रात को सोने की तैयारी कर रही थी जब नानी उसके कमरे में आई थी। बैठते ही उन्होंने उसे मामूल के अंदाज में इतला दी। अच्छा, इस इतला में ऐसा कुछ गैर मामूली भी ना था कि वह चौंकती। बालों को पौनी में बांधकर वो नानी के साथ बेड पर बैठी थी। रिश्ता मांगा है उन्होंने तुम्हारा, अहद के लिए। दूसरी बात भी उन्होंने उसी मामूल के अंदाज में की। व्हाट? उसे ज़बरदस्त झटका लगा था। मेरा रिश्ता और अहद के लिए? हाँ तो इसमें इतना मुँह खोलने की क्या बात है? नानी को उसका रद्द-ए-अमल ज़रा पसंद नहीं आया था। नानी आप होश में हैं? यानी मैं और अहद? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं अहद से कैसे शादी कर सकती हूँ? उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे समझाए उन्हें। क्यों, अहद में क्या कमी है? उसमें संजीदगी की कमी है नानी, और वो भी शदीद वाली। लेकिन तुमने रिश्ता ढूंढने से पहले मुझे जो शर्तें बताई थीं उनमें संजीदगी का जिक्र तो कहीं भी नहीं था। तुमने कहा था कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो माशी तौर पर कम से कम अपना बोझ खुद उठा सके, तुम्हें नौकरी से ना रोके, तुम्हारे कहीं आने जाने, पहनने ओढ़ने या किसी से मिलने मिलाने के मामलात में दखल ना दे, यानी खुले जहन का मालिक हो और उसे तुम पर एतबार करना आता हो। अहद इन तीनों शराइत पर पूरा उतरता है। अच्छी नौकरी करता है, तुम्हारी नौकरी पर उसे कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। खुली जहनीत का मालिक है, आखिर अजरा जैसी औरत ने उसकी तरबियत की है। नानी को उसकी तमाम शराइत उंगलियों पर याद थी। वो तो ठीक है, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं तो शुरू दिन से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी अहद से हो। ये तो बस नासिर और अजरा ही चुप थे, तभी मैं भी चुप की बैठी थी। मगर जब उन्होंने खुद जिक्र छेड़ दिया है तो मैं किसी सूरत इनकार नहीं करूँगी। यानी आप ज़बरदस्ती शादी करेंगी मेरी? ज़बरदस्ती क्यों? तुम्हारी तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही? या फिर ये कहो कि अपनी ज़ुबान से फिर रही हो? तुमने ज़ुबान दी थी मुझे कि जिस रिश्ते में ये 3 खसूसियात हुई तुम उसे रद्द नहीं करोगी। नहीं, मैं अपनी ज़ुबान से कभी नहीं फिरती। तो फिर? नानी, अहद, उसने बेबसी से उनकी तरफ देखा था। देखो मेरी बच्ची, मैं समझ रही हूँ तुम्हें, तुमने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन यकीन मानो वो एक बेहद अच्छा लड़का है। मेरे सामने पला बड़ा है, बहुत खुश रखेगा वो तुम्हें। नानी जान, जहाँ तक खुशी का ताल्लुक़ है तो दुनिया में एक ही शख्स होता है जो हमें खुश रख सकता है, और वो शख्स हम खुद होते हैं, क्योंकि खुशी एक अंदरूनी कैफियत का नाम है और हमारे अंदर तक रसाई सिर्फ हमारी अपनी होती है। सो खुश रहने के लिए इंसान कभी किसी दूसरे इंसान का मोहताज नहीं होता। चल फेरते रोला ही मुक गया, तुम खुद को खुद ही खुश रख लेना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी शादी अहद से हो या किसी और से। ज़िंदगी में पहली बार नानी उसके किसी फ़लसफ़े पर राज़ी हुई थी, मगर दुआ को ज़रा बराबर खुशी नहीं हुई थी। लेकिन नानी, अहद, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। सुबह ही तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, वही आकर सारे मामला तय करेगा। क्या अहद राज़ी है इस रिश्ते पर? हाँ, राज़ी ही होगा, तभी उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वो किसी और लड़की को पसंद करता था। अंकल और आंटी रिश्ता भी लेकर गए थे। पसंद नहीं करता था, बल्कि ऐसे ही उसने अपनी राय दी थी माँ को, और उस रिश्ते से इनकार हो गया था। लेकिन फिर भी नानी, वो ऑफिस की लड़की थी और सबको उन दोनों के अफेयर के बारे में पता था। लोग अब बातें करेंगे अगर मैंने अहद से शादी कर ली तो। तुम खुद ही तो कहती हो कि लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए,
हमें अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी चाहिए, ना कि लोग उसे गुजार रहे हों। लेकिन नानी, उसका माजी एक लड़की के साथ वाबस्ता रहा है। दुआ, तुम ही तो कहती हो कि इंसान को उसके माजी की बुनियाद पर नहीं परखना चाहिए, उसे हर हाल में एक मौका देना चाहिए। नानी को उसके सारे अक़वाले ज़र्री गलत वक्त पर याद आ रहे थे। वो गैर संजीदा भी तो है। अभी तो तुमने कहा है वो जो भी है, जैसा भी तुम खुद को खुद खुश रख सकती हो। नानी, आपको वकील बनने का शौक़ नहीं हुआ कभी? उसने चिढ़कर पूछा था। तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ मैं, मुझे चक्कर देने की कोशिश ना किया करो तुम। उन्होंने उसे आंखें दिखाई थीं। नहीं नहीं, हमारा एक वेल डिफाइंड स्कोप था और उसी के लिहाज से हमारा बजट था। जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं थी उसके लिए हम पे नहीं करेंगे। वो उसका एक बेहद मसरूफ़ दिन था। लंच टाइम हो चुका था मगर वो ऑफिस से नहीं निकल पाई थी। अभी भी वो एक कॉल में मसरूफ़ थी जब उसका मोबाइल बजना शुरू हो गया था। पापा की कॉल थी। ना चाहते हुए भी उसे कॉल काटनी पड़ी। ये जो आपने किया है ये स्कोप क्रीप कहलाता है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझा जाता। यकदम उसका लहजा ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गया था। ये बहुत बेहतर होता अगर आपकी कंपनी आपकी जगह किसी PMP सर्टिफाइड शख्स को प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करती। नहीं, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है आपसे, मगर मुझे भी तो अपना रिस्क हलाल करना है। चलें फिर बात होती है। नहीं नहीं, मैं हमेशा चाहूँगी कि हम एक विन विन सलूशन पर पहुँचें। बमुश्किल उसने अपने लहजे को कुछ खुशगवार बनाया। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। रिसीवर क्रेडल पर डालते ही उसने मोबाइल उठाकर पापा को कॉल मिलाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? उनकी वही तरोताज़ा सी आवाज़ थी। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कुछ थकी हुई लग रही हो तुम आवाज़ से, खैरियत है ना? जी पापा, बस थोड़ा काम था जिसकी वजह से बहुत मसरूफ़ रही हूँ। अभी तो लंच का टाइम है, तुमने किया लंच? अभी नहीं किया, काम बहुत था, टाइम ही नहीं मिला। बेटा, आपको वो लकड़हारे वाली कहानी याद है जो आपने ही मुझे किसी किताब से पढ़कर सुनाई थी? एक लकड़हारा बेहद मेहनत से एक दरख्त काट रहा होता है। इस कोशिश में वो कई घंटे सर्व कर देता है। एक शख्स जो उसे ये मुशक्क़त करते हुए देख रहा होता है जाकर उससे कहता है कि तुम अपनी आरी तेज़ क्यों नहीं कर रहे थे? लकड़हारा जवाब देता है कि मेरे पास आरी तेज़ करने का टाइम नहीं है। हाँ हाँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टिव पीपल का आखिरी चैप्टर था। वो याद करके हंसी। मेरी बेटी अपने ही सबक क्यों भूलती जा रही है? खाना खाकर और थोड़ा रेस्ट करके जब तुम काम करोगी तो ज़्यादा बेहतर तौर पर और कम वक्त में कर सकोगी, वरना थकन और भूख से इंसान अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है और काम करने के बजाय बिगाड़ता है। सही कह रहे हैं आप। मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैंने अभी जिस बंदे से बात की है उसके साथ मैं काफ़ी रूड हो गई थी। खैर, बस करने लगी हूँ मैं लंच। आप बताएं, आपने कैसे कॉल की अभी? वो अपनी गलती हमेशा मान लिया करती थी। तुम्हारी नानी की कॉल आई थी सुबह, उन्होंने मुझे अहद के प्रपोज़ल के बारे में बताया और तुम्हारे एतराज़ का भी। उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था। पापा, आप जानते तो हैं अहद कितना नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस होना कोई ऐसी भी बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन आपको मेरी शख्सियत का तो पता है ना, हम दोनों साथ नहीं चल सकते। जो शख्सियत मैंने अपनी बेटी की बनाई थी वो ये थी कि वो ज़िंदगी को सादा और आसान चीज़ समझे और हर तरह के वक्त और हर तरह के हालात का हंसते खेलते सामना करे। और अहद भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस उसकी तबीयत में शौक़ी ज़्यादा है और ये एक अच्छी चीज़ है जो ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है। पापा, वो कोई ऐसा भी कूल माइंडेड नहीं है। आपने उसे कभी फ़हद से लड़ाइयाँ करते हुए नहीं देखा। कम ऑन दुआ बेटा, क्या हो गया है? भाइयों में नोक झोंक चलती रहती है और फ़हद और अहद तो वैसे भी थोड़े शरारती से हैं। लेकिन पापा, क्या गारंटी है कि हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे? वो थकी हुई थी शदीद और भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सो वो जल्द अज जल्द ये बहस समेट लेना चाहती थी। गारंटी तो किसी के साथ भी नहीं है और हमारी ज़िंदगी की डोर हमारे अपने हाथ में होती है। माना कि लाइफ पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है, मगर जितनी प्रैक्टिकल और समझदार तुम हो, तुम्हें पता है कि लाइफ पार्टनर ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, पूरी ज़िंदगी नहीं। लेकिन पापा, अहद, कोई एक ठोस वजह बता दो इनकार की, फिर इस मौजू पर कभी बात नहीं करूँगा मैं। वजह तो कोई नहीं है एज सच, मगर उसका थका हुआ जहन इस वक्त कोई भी वजह तराशने में नाकाम रहा था। बेटा, मैं जानता हूँ आपका मसला। आपके जहन ने एक महदूद किस्म की मालूमात की बुनियाद पर अहद की शख्सियत का एक तस्वुर कायम किया हुआ है और वही आपको सही लगता है, हालांकि आप खुद उसे मंतकी तौर पर साबित नहीं कर सकती। आपके जहन ने एक कहानी बनाई हुई है और इसके अलावा आपका जहन कुछ और मानने को तैयार नहीं है। पापा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरी अहद से क्या दुश्मनी है? बात दुश्मनी की नहीं है, बात हमारे जहन की वर्किंग की है। आपने वो बुक पढ़ ली है जिसका उस दिन आप जिक्र कर रही थी? कौन सी? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो? हाँ, वही। नहीं, अभी सारी नहीं पढ़ी। अभी है आपके पास? वो सॉफ्ट कॉपी में पड़ी हुई है मेरे लैपटॉप में। खोल सकती हैं उसे आप? जी। उसने लैपटॉप खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया।
صفحہ نمبر 78 کے آخری پیراگراف پر آ جائیں۔ جی آ گئی، پڑھیں اسے۔ اوور کانفیڈنس ایز دا کوئی مخفف تھا جس پر وہ اٹک گئی تھی۔ WYSIATI What do you see is all there is۔ انہوں نے مخفف سمجھنے میں اس کی مدد کی۔ اس قاعدہ کا مطلب ہے کہ نہ تو مقدار اور نہ ہی ثبوت کا معیار موضوعی اعتماد میں بہت زیادہ شمار ہوتا ہے۔ لوگوں کے یقین میں جو اعتماد ہوتا ہے اس کا انحصار زیادہ تر اس کہانی کے معیار پر ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اب سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی انسان اپنی محدود قسم کی معلومات پر ایک کہانی بن لیتا ہے اور پھر وہ کسی لاجک کو خاطر میں لائے بغیر اس کہانی پر اعتماد کرتا ہے۔ اس نے سارا قصہ ایک جملے میں بیان کیا۔ بالکل، اور یہ چیز اس سائیکالوجسٹ نے اپنی تحقیق سے ثابت کی ہے۔ اب بتاؤ، عہد کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے وہ محدود معلومات پر مبنی ذہن کی تراشی ہوئی کہانی نہیں ہے، اور کیا تمہارا ذہن کسی بھی تنقیدی جائزے کے بغیر اس کہانی پر یقین نہیں کر رہا؟ ایسا ہے تو صحیح، مگر کر کے تم اپنے ذہن کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہو۔ ان کا انداز خبردار کرنے والا تھا۔ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے اس رشتے سے انکار کی؟ نہیں تو وجہ تو نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کمزور سا تھا۔ پھر میں اماں کو کہتا ہوں کہ ہاں کر دے۔ جواباً وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ شام کو آفس سے گھر آنے کے بعد جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے ذہن میں رشتے سے انکار کی بہت ساری مناسب وجوہات خود ہی آنے لگیں۔ چائے کا کپ لے کر اس نے دوبارہ سے وہی کتاب کھول لی۔ اپنے بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بڑے آرام سے چائے کی سپ لیتے ہوئے کتاب پڑھ رہی تھی، مگر کچھ فکرے تھے جنہوں نے اس کی توجہ اپنی جانب فوراً مبذول کروا لی تھی۔ تھکے ہوئے اور بھوکے جج صاحبان آسان اور طے شدہ فیصلے پر واپس آ جاتے ہیں۔ تھکن اور بھوک دونوں ہی شاید اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ میٹنگز کے طویل دن کے بعد اس کی انا ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے مسئلے کو سوچنے کے بجائے معمول کے طریقہ کار کی طرف رجوع کیا۔ پاپا، لیپ ٹاپ سائڈ پر کر کے وہ زیر لب چلائی تھی۔ اس نے فوراً ان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ پاپا، آپ نے مجھے ٹریپ کیا ہے، چھوٹتے ہی وہ چلائی تھی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا، میری طرف سے انکار ہے اس رشتے سے۔ اس کے انداز میں شدید ناراضگی تھی۔ لیکن ہم نے تو دن میں ہی جواب دے دیا تھا ناصر بھائی کو۔ ان کے انداز میں سکون ہی سکون تھا۔ آپ نے میری تھکن اور بھوک کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو پتا تھا کہ میں اس حالت میں زیادہ سوچ نہیں سکوں گی، سو آپ نے مجھے الجھا کر ہاں کرا لی۔ ساری زندگی آپ نے مجھے عقل اور منطق کے سبق پڑھائے اور اتنے اہم فیصلے پر عقل اور منطق کو مکھی کی طرح نکال کر سائڈ پر رکھ دیا۔ بیٹا جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاس پانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پاپا، یہ چیٹنگ ہے، آپ بات کو گھما رہے ہیں۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار ان سے ناراض ہوئی تھی۔ چیٹنگ نہیں ہے یہ میری جان، آپ کے پاپا کی محبت ہے۔ آپ اب ایموشنلی بلیک میل بھی کریں گے مجھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑی اچھی نظم پڑھ رہا ہوں میں اقبال کی، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ان کا انداز ایک بچے کو بہلانے والا تھا۔ پاپا سنو تو، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پر میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہو میری، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن، غیرت لالے بے بہا ہوں میں، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے ہے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرا آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ ان کی خوبصورت آواز، انداز اور پھر وہ الفاظ اور ان میں چھپی گہرائی، اسے اپنے اندر کا اشتعال کم پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہم انسان بھی شاید عجیب ہی ہوتے ہیں، پل میں کچھ پل میں کچھ۔ آپ سوچ لو بیٹا، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھنا عقل اور منطق کے علاوہ انسان میں کچھ اور خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ عہد ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا ہے، باقی پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے کمپرومائزز تو ہر رشتے میں کرنے پڑتے ہیں، اور رسک فیکٹر بھی شادی میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ ان کا وہی سنجیدہ مخصوص انداز تھا۔ میں سوچوں گی،
ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो कितनी देर तक सोचने की कोशिश करती रही, मगर ज़हन किसी एक नुक्ते पर अटक ही नहीं रहा था। एक सोच से दूसरी सोच पर यूं छलांगे मार रहा था जैसे कोई शरीर बच्चा हो जो एक खेल शुरू करे फिर उसे ख़त्म किए बगैर ही किसी दूसरे खेल में कूद पड़े। ये इंसानी ज़हन है क्या जिस पर हम इतने नाज़ा रहते हैं? ज़हन के बारे में सवाल न जाने ज़हन ने ही उठाया था या ये कहीं और से आया था, और वह कहीं और क्या था, कहाँ था? लेकिन एक बात थी, पापा से बात करने के बाद दिल में जो इनकार और मज़ाहमत की शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो गई थी। हालांकि उन्होंने कोई लंबी चौड़ी दलीलें नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन सा हो गया था। ऐसा क्यों था भला? इस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था, सो वो दोबारा से अपनी किताब की तरफ मतवज्जा हो गई। शायद इस किताब में मौजूद हो उसका जवाब। दुनिया आपके सोचने से बहुत कम बामानी है। इसकी हम आहंगी ज़्यादातर उस तरीके से आती है जिस तरह आपका जहन काम करता है। ये एक और जुमला था जो उसकी तवज्जो खींचने में कामयाब हुआ था। आहत, क्या ख्याल है तुम्हारा? मंगनी करनी चाहिए या डायरेक्ट शादी? रात खाने की टेबल पर मम्मा ने अचानक बात की थी। मंगनी? शादी? किसकी? अरे ये शीज़ा ने अपने डॉल्स की शादी के फंक्शंस कराना बंद नहीं कर दिए थे? वाइट कढ़ाई से इंसाफ करते हुए उसने लापरवाही से जवाब दिया था। शीज़ा की डॉल्स की नहीं, तुम्हारी मंगनी और शादी की बात हो रही है। उन्होंने उसी सुकून से बम फोड़ा था। मेरी मंगनी और शादी? उसका हैरान होना बनता था। जी हाँ बरखुरदार, आपकी। ये जवाब पापा की तरफ से आया था। मिल गई आप लोगों को लड़की? कम से कम मुझे तस्वीर ही दिखा देते। आपने बाला ही बाला सब तय कर लिया। उसके अंदाज में शिकवा था, लेकिन खाना वो पूरी रग़बत से खा रहा था। तुमने खुद तो ये इख्तियार दिया था मुझे, अब नाराज़ क्यों हो रहे हो? मम्मा ने भी उसके शिकवे के जवाब में शिकवा किया था। नहीं, नाराज़ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि लड़की कौन है। ये फ़िक्रमंदी में डूबी हुई आवाज़ शीज़ा की थी। तुम्हें क्या पता होगा, मुझे भी नहीं पता चल सका। यानी फ़ाहद नासिर की नाक के नीचे सब होता रहा और उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फ़ाहद का अपना ही अंदाज़ था। देखिए मम्मा कैसी गंदी बातें कर रहा है ये। मैं नहीं खाना खाऊंगी अब। शीज़ा ने प्लेट साइड पर करके रोहासी शक्ल बना ली थी। कौन सी गंदी बातें की हैं मैंने? नाक के नीचे की और जुओं की बातें साफ़ होती हैं क्या? हाँ, इसका ऊपर वाला पोर्शन खाली है। मैं कहता हूँ कोई भूसा शूसा ही ढूंढकर स्टफिंग कर देते हैं। तुम क्या मेरी स्टफिंग करोगे? मेरी फ्रेंड नहीं है अलीज़े, वो मुझे कहती है शीज़ा तुम्हारा भाई स्टफ्ड टेडी बियर लगता है। अस्तगफिरुल्लाह, इतने हैंडसम तो हैं आहत भाई। अपनी उस छिपकली दोस्त को बोलो अपनी आंखों का इलाज कराए। वो आहत भाई को नहीं, तुम्हें स्टफ्ड टेडी बोलती है। दरअसल तुम्हारी वो जल कुकड़ी छिपकली मेरे हुस्न से जलती है। कि तुम मेरी दोस्त को छिपकली कह रहे हो? हाँ, मरियल सी छिपकली ही तो है। देखिए मम्मा देखें, ये बॉडी शेमिंग कर रहा है। शीज़ा ने फिर दुहाई दी कि तुम दोनों क्यों हमेशा बेवक्त चोंचे लड़ाना शुरू कर देते हो? चुप करो, उन्होंने दोनों को डांटा। पापा, बॉडी शेमिंग करना बुरी बात नहीं होती। आपने देखा है ये फ़हद कितना बिगड़ गया है। उसने अब बाप के हजूर अपनी दुहाई पेश की। फ़हद, मना किया है ना कि बहन को तंग नहीं करते। शीज़ा बेटा आप खाना खाओ अपना। पापा के कहने पर उसने प्लेट दोबारा से उठाकर अपने सामने रखी। वैसे तुम्हारी दोस्त को छिपकली कहने से उसकी बॉडी शेमिंग होती है, मुझे टेडी बियर कहने से मुझे कुछ नहीं होता। मैं मोटा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे जज्बात और एहसासात पर भी चर्बी की तहें चढ़ी हुई हैं? तुम्हारे नोकीले अल्फाज मेरा जिगर छलनी नहीं करते। फ़हद ने पल भर में मलका जज्बात का रूप धार लिया था। बंद करो ये ड्रामे तुम। आहद ने उसके सर पर चपत लगाकर उसे ब्रेक दी। मम्मा ये तो बताएं कि लड़की है कौन, करती क्या है, किधर रहती है? इन सारे सवालों के जवाब जानते हो तुम। पानी का गिलास भरते हुए उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, और उनका यही इत्मीनान उसे बेइत्मीनान कर गया। यानी दुआ अपी बनने वाली है भाभी, फ़हद ने झूम कर गाया था। आहद के गले में नवाला फंस गया था, वो बुरी तरह खांसा था। फ़हद ने पानी का गिलास भरकर उसे दिया। उठकर उसकी पीठ पर मालिश भी की, लेकिन वापस अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय वो आहद से महफूज फासले पर खड़ा होकर दोनों बाजू उठाकर घूम घूम कर झूमा था। मैं ता हो गया कुर्बान वे, ओ मैं ता हो गया कुर्बान वे। फ़हद बैठो अपनी चेयर पर वापस। पापा का अंदाज संजीदा था। उसने अपनी प्लेट उठाई और आहद के साथ वाली कुर्सी पर बैठने के बजाय टेबल की दूसरी तरफ जाकर शीज़ा के साथ बैठा। मम्मा आप ये कैसे कर सकती हैं? आहद को वाकई यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी मर्ज़ी से ही तो हुआ है सब। मेरी मर्ज़ी से? उसे 100 वाल्ट का झटका लगा था। नहीं तो वादा नहीं किया था तुमने कि अगर लैला से बात नहीं बनती तो दुआ से शादी पर तुम्हें एतराज़ नहीं होगा? लेकिन मम्मा, लेकिन क्या? अगर नहीं हो तुम राज़ी तो हम फूफो और आदिल भाई को मना कर देते हैं। एक बार फिर हो जाएंगे जलील। दूसरी जिल्लत पर यकीनन पहले जैसा दुख नहीं होगा। ये ख़तरनाक हद तक संजीदा अंदाज़ पापा का था। पापा सोच लो, ज़बरदस्ती नहीं है तुम पर कोई। वही बेतासुर अंदाज़।
वो खाना छोड़कर उठ गया था। लैला ओ लैला, कैसा बुरा तूने मुझे फंसाया। नहीं, आज मीठा मैंने खाया, मम्मा ने था कस्टर्ड बनाया, तूने लहू मुझे रुलाया। ओ लैला ओ लैला। फहद का जहन और ज़ुबान दोनों ही उसके अपने काबू से बाहर थे। तुम्हारा भी आज मीठा खाने का इरादा है या जूते खाकर उठोगे तुम टेबल से? मम्मा ने उसे घूरा। सॉरी मम्मा, मैं तो समझता हूँ मौका की नज़ाकत को, मगर ये जो मेरे अंदर आर्टिस्ट है ये हर कैदो बंद से आज़ाद है। उसने साफ लफ्ज़ों में अपनी मजबूरी ज़ाहिर की। आर्टिस्ट नहीं, जोकर कहो। ये शीज़ा थी। एक तुम्हारी दोस्त छिपकली और एक तुम जल कुकड़ी, मिल गई जो दोनों साथ दे के हाथों में हाथ। मेरे हुस्न से जलती हो, मेरे टैलेंट से सड़ती हो। फ़ाहद की पटारी से एक नया गाना बरामद हुआ था। फ़ाहद, मम्मा ने खींचकर उसका नाम पुकारा था, जबकि आंखों में तनबीह थी। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूँगा। उसने फ़ौरन उंगली मुंह पर रखी। तुम्हें पता है कि नीचे क्या खिचड़ी पक रही है? कमरे में आते साथ ही उसने दुआ को मैसेज किया था। खिचड़ी पकाई है आंटी ने? किसी का पेट ख़राब था क्या? खैर ऊपर आ जाओ अगर तुम्हारा खिचड़ी खाने का मूड नहीं है। नानी ने बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी पकाई है। 1 मिनट के अंदर उसे वॉइस नोट मौसूल हुआ था। महावरतन खिचड़ी कह रहा हूँ यार, उसने चिंचलाकर जवाब दिया। लेकिन हमने बिरयानी हकीकतन पकाई है। दुआ, तुम्हें पता है हमारे बड़ों के बीच क्या चल रहा है? उसका अंदाज़ गैर मामूली संजीदा था। नहीं, क्या चल रहा है? खैर, ये जो हमारे दरमियान हवा या खला है, इसमें सैकड़ों की तादाद में माइक्रोस्कोपिक जानदार होते हैं, और जानदारों की एक ये खसूसियत होती है कि वो चल सकते हैं। सो हमारे बड़ों के बीच, हमारे बीच वही चल फिर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिन और रूहें भी होती हैं जो हमारे दरमियान चल रही होती हैं। खैर, साइंस तो ये भी साबित करती है कि दुनिया की हर चीज़ चल रही है, कुछ भी साकत नहीं है। एटम से लेकर ब्लैक होल तक हर चीज़ हरकत में है, हर चीज़ चल रही है। हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया है। उसने अपनी तरफ से बम फोड़ा। तुम्हें ये बात अब पता चली है? ऐसा रिस्पॉन्स आहद की तवक्का के बरखिलाफ़ था। कितनी देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो उसे अब क्या कहे। मुझे ये तल्ख हकीकत कबूल किए काफ़ी टाइम गुजर गया है। उसका दोबारा मैसेज आया था। यानी तुम मुझसे शादी करने पर राज़ी हो? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। देखो आहद, तुम में कोई सीरियस फॉल्ट नहीं है। थोड़े बहुत तुम्हारे स्क्रूज़ ढीले हैं, लेकिन उन्हें कसना मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ऐसा जवाब दुआ ही दे सकती थी। तुम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हो। उसका अंदाज़ ख़तरनाक हद तक तनबीही था। तुम भूल रहे हो कि मैं दुआ आदिल हूँ। यानी तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर चुकी हो इस रिश्ते का? हाँ। क्या वैल्यू आई थी? मेरे लिए तो एक से बड़ी ही वैल्यू थी। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी कर देती हूँ, लेकिन इसके चार्जेस लूँगी। आसान काम नहीं है ये कोई। पहले अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे फ़ायदे और नुकसान सोचना, फिर उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में तब्दील करना, फिर सारी कैलकुलेशंस करना। मतलब अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है भाई। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे काम और तुम्हारा टाइम। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए। अपनी पसंद का गाना गाते हुए भी उसके मूड पर कोई खुशगवार असर नहीं पड़ा था। सो उसने सीधा भाड़ की तरफ रवाना किया। बाइक पोर्च में खड़ी करके अंदर जाने के बजाय वो ऊपर की तरफ चल दिया था। वो उसे सामने सीढ़ियों पर ही किताब लेकर बैठी हुई नज़र आ गई थी। हेलो दुआ। ज़बरदस्ती खुद पर खुशगवारियत तारी करते हुए वो उससे एक सीढ़ी छोड़कर बैठ गया था। हाय। किताब में सर दिए दिए ही उसने जवाब दिया था। मुझे तुमसे बात करनी है। करो। उसने किताब बंद करके अपनी गोद में रख ली और पूरी तरह से उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। देखो दुआ, तुम इस शादी से इनकार कर दो। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता। मत रखना, मैं खुद को खुद खुश रख सकती हूँ। देखो, तुम एक लिविंग लीजेंड हो। मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अपने लिए कोई ख़ास सा शख्स ढूंढो। जब मैं एक लिविंग लीजेंड हूँ तो फिर जिस शख्स की मुझसे शादी होगी वो खुद ही ख़ास हो जाएगा। मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत है? दुआ प्लीज़ यार, इनकार कर दो। उसने यकदम टोन बदली थी। मैं क्यों इनकार करके सबके सामने बुरी बनूं जब मुझे कोई ख़ास मसला भी नहीं है? तुम्हें मसला है, तुम इनकार करो। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, पछताओगी एक दिन। पछताते वो लोग हैं जो हार मानते हैं, और मैं हार नहीं मानती। यानी ऐलान जंग कर रही हो, वो भी खुल्लम खुल्ला। तुमने ये समझना है तो यही समझ लो। लापरवाही से कहकर उसने किताब खोल ली थी, जबकि वो तोलती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। 2 माह बाद घर में शादी के हंगामे जाग उठे थे। शादी के फंक्शंस में आहद और दुआ की निस्बत ज़्यादा तवज्जो फ़ाहद ने घेर रखी थी। उसे ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी ऑडियंस मुयस्सर आई थी, सो वो इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। उसका एतमाद दीदनी था। मेहंदी का फंक्शन था और उसने स्टेज पर कब्ज़ा जमा रखा था।
भाभी की आंख में एक गुस्सा है, तड़ंग तड़ंग तड़ंग। भाई का दिल सहम रहा है, तड़ंग तड़ंग तड़ंग। भाभी की आंख में एक गुस्सा है, भाई का दिल सहम रहा है, उस पर रुखसती का भी धड़का है, तड़ंग तड़ंग तड़ंग। मेरे भाई पर बड़ा जुल्म हुआ है। भाभी की आंख में एक गुस्सा है, बातें सुनो तो दिमाग घूम घूम जाए। मेरे भाई के साथ हुआ ये क्या है, तड़ंग तड़ंग तड़ंग। भाभी की आंख में एक गुस्सा है, बातों की उस पे दिमाग घूम घूम जाए। अब उस पे फिदा नहीं हुआ मैं कुर्बान रे, हाँ रे हाँ रे। अब बस करो, रस्म भी करनी है। मेहंदी के फंक्शन को उसने अच्छा भला कंसर्ट बना रखा था। मम्मा ने ज़बरदस्ती उसे स्टेज से उतारा था। रस्म के दौरान भी उसने सही रौनक लगाए रखी। रस्म के बाद एक बार फिर उसका गुलकार जाग उठा। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। कैसे चलूँगा तेरे साथ, है परेशानी बड़ी। त्यार कामरान कैसे मैं रहूँगा हर घड़ी। कैसे होगा निभा मुझे बताए दुआ, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू एक फ़ौजी की बेटी मैं प्रोफेसर की औलाद। कहानी नहीं करेंगे हम कोई ऐजाद, सारी खुदाई में तुम्हें मैं ही मिला। देख तो कैसा माड़ा नसीब है तेरा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। किस्मत ने हमें है संग किया, चलना तो अब तेरे साथ ही है दुआ। पर मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मेहमान इंजॉय कर रहे थे मगर घर वाले शदीद तंग आ चुके थे। बच्चों, मेरे बहुत सारे दोस्त और जानने वाले अभी मौजूद हैं, इसलिए मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहता, मगर ज़रा 2 दिन गुजरने दो, फिर देखना कैसे सारे बदले उतारूंगा मैं। आहद ने मौका मिलते ही उसे धमकाया था। आपका इसी शायर वाला हाल होना है भाई, जो कहता है एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा 2 दिन के बाद आप होंगे, दुआ भाभी होंगी और दुआ भाभी के रूल्स होंगे। पूरा आइन लेकर आएंगी वो आपकी ज़िंदगी में, जो आपका ज़ाब्ता हयात तय करेगा। बकवास नहीं करो फजूल में, कसम से बकवास नहीं कर रहा। माइयों में बैठकर आपको क्या लगता है दुआ आप ही आपके ख्वाब देखती रही होंगी। उन्होंने आइंदा ज़िंदगी के आइन का मुसव्वदा तैयार किया है। उनका प्रिंटर ख़राब था तो मैंने खुद उन्हें प्रिंट ला कर दिया है। आज उन्होंने उसे हार्ड बाइंड भी करा लिया है। पूरे 1500 रुपये में सारा काम हुआ है। चलो ये बकवास नहीं कर। उसने फ़हद की बात को ज़रा भी सीरियस नहीं लिया था, मगर 2 दिन बाद साबित हुआ था कि वो वाकई बकवास नहीं कर रहा था। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो दुआ फ्रेश होकर चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन निपटा रही थी। आखिरी दिन तक जो सर्द जंग उनके बीच चल रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद तो उसे नहीं थी कि वो रिवायती दुल्हनों की तरह उसका इंतज़ार करेगी, मगर जिस बेतकल्लुफ़ी से वो उसके कमरे पर कब्ज़ा जमाए बैठी थी वो उसे हज़म नहीं हो रहा था। एक घूरी से उसे नवाज कर उसने जूते उतारे, शेरवानी उतार कर सोफ़े पर फेंकी और फिर चेंज करने चला गया। दुआ खामोशी से एक तिरछी सी नज़र डालकर रह गई। वो बाहर निकला तो वो ऐसे सुकून से अपना मोबाइल फ़ोन लिए सोफ़े पर नीम दराज थी जैसे बचपन से इसी कमरे में रहती आ रही हो। वो जैसे ही फारिग हुआ वो एक स्याह बाइंडिंग वाली किताब लिए उसके सामने थी। देखो आहद, जैसे तैसे भी सही मगर ज़िंदगी ने हमें इकट्ठा कर दिया है। ज़िंदगी ने नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िद और हट धर्मी ने। चलो मान लिया मेरी ज़िद और हट धर्मी ने ही किया है, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इस वक्त हम इकट्ठे हैं और हमारे सामने बहुत सारे मसाइल खड़े होने वाले हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, हम खामोशी से बैठकर मसलों के आने का इंतज़ार करें और जब वो आ जाएं तो हम जाहिलों की तरह एक दूसरे से लड़ झगड़ कर एक दूसरे को इल्ज़ाम दें। नंबर 2, हम अपनी दूर अंदेशी को इस्तेमाल में लाते हुए उन मसाइल को आज ही देख लें और उनसे निपटने का एक लाइहा अमल तय कर लें। क्योंकि हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं तो मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सूट करेगा हमें। सो मैंने आने वाले मसाइल का अंदाज़ा लगाकर कुछ रूल्स बनाए हैं, तुम इन्हें पढ़ो और हर सफ़े के आखिर में साइन कर दो। वो किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा था, तुम्हारी फजूल तकरीर मैंने सुन ली, इस पर मेरा शुक्रिया अदा करो। इस चीज़ की मरकर भी मुझसे तवक्का नहीं रखना कि मैं तुम्हारे किसी बेतुके रूल को फॉलो करूँगा। आहद ने भी उसी दोस्ताना लहजे में जवाब दिया था। यह तुम्हें करना पड़ेगा आहद, इसमें हम दोनों की भलाई है। उसका अंदाज़ नरम और कायल करने वाला था। तुम जो भलाई कर चुकी हो मेरे साथ शादी करके, मेरे लिए वही काफ़ी है। मज़ीद एहसान करके मुझे ज़ेरबार नहीं करो प्लीज़। देखो आहद, तुम इस चीज़ को अना का मसला ना बनाओ। ठंडे दिमाग से सोचो, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। दुआ, मैंने ना तुम्हारी ये बेहुदा किताब पढ़नी है ना इस पर साइन करने हैं। तुमने जो करना है कर लो। उसका अंदाज़ 2 टोक और फैसला कुन था। आर यू श्योर? उसने ख़तरनाक तासुरात चेहरे पर सजाकर उसकी आंखों में देखा। यस, उसका वही 2 टोक अंदाज़ था। ओके, देखती हूँ मैं कैसे नहीं करते तुम, धमकी आमेज़ लहजे में कहकर वो बाहर की जानिब चल पड़ी थी।
ارے کدھر جا رہی ہو تم؟ وہ بے ساختہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ انکل سے بات کرنے، اس نے گردن موڑ کر اپنے اسی مضبوط انداز میں جواب دیا جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور ابھی سب جاگ رہے ہیں، تمہارے اس طرح باہر جانے سے ایک تماشا بن جائے گا، خام خواہ میں۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا تھا۔ پڑھنے دو، آئی ڈونٹ کیئر، اپنا بازو چھڑاتی ہوئی وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ بے وقوف نہیں بنو، بیٹھو ادھر۔ اس نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ خلاف توقع وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی اسے بٹھا کر وہ واپس مڑا، اس نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ ہیلو انکل۔ احد بجلی کسی تیزی سے مڑا تھا اور اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر آف کیا تھا۔ تم میں کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ پاپا کو کیوں کال کر رہی ہو؟ اور تم جو مجھے باہر نہیں جانے دے رہے؟ بے وقوف لڑکی، باہر جا کر تم اپنا تماشا بنواؤ گی تو تمہیں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل سے اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ ہیلو، دعا کدھر ہے؟ چھوٹتے ساتھ انہوں نے پوچھا تھا۔ ادھر ہی ہے، بات کراؤ میری اس سے۔ وہ ابھی واش روم گئی ہے، نکلتی ہے تو کرواتا ہوں۔ کون؟ وہ یکدم اٹھی تھی کچھ کہنے کے لیے، مگر احد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اچھا 5 منٹ بعد پھر کال کرتا ہوں میں۔ جی ٹھیک ہے پاپا۔ فون بند کر کے اس نے اس کے منہ پر سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ انکل کی کال تھی، تم نے میری بات کیوں نہیں کرائی؟ دیکھو احد، میں بتا رہی ہوں تمہیں، مجھ سے پنگا لینا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ دعا فضول میں ڈرامے نہیں کرو، تھوڑی دیر بعد پاپا پھر کال کریں گے، کچھ فضول نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے نہیں بولوں گی، مگر اس کے لیے تمہیں ان رولز کو پڑھ کر سائن کرنا ہوگا۔ اس نے شرافت کے ساتھ اپنا مطالبہ پیش کیا تھا۔ اچھا کر دوں گا۔ کر دو گے نہیں بلکہ ابھی کرو گے۔ کر رہا ہوں، دو اپنا منحوس آئین۔ یہ لو، اور میرا فون بھی واپس کرو۔ ایک ہاتھ سے اس نے فون لیا تھا اور دوسرے سے کتاب دی تھی۔ اس کی کتاب لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آ کر اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ دعا کے طے کیے گئے رولز جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں شیئر کروں گی، کیونکہ وہ پھر کہانی زیادہ طویل ہو جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔